बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। इरम, आज क्या डिस्कस करना है हमने? सर, भारत की जो तारीख के सबसे तवील तरीन इलेक्शन हैं उनका रिजल्ट कल मुतवक्को है और चेमगोइयाँ हैं कि दोबारा से नरेंद्र मोदी साहब ही वजीर आजम बनने वाले हैं। अहम सवाल यह है कि जब मोदी साहब दोबारा से इक़्तिदार संभालेंगे तो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात कैसे होंगे और कश्मीर का इस पर स्पेशली क्या असर पड़ेगा, तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अच्छा देखिए ना, ये तकरीबन 900 मिलियन लोग हैं जिनको ये हक हासिल है कि वो अपना वोट कास्ट करें भारत में। 900 मिलियन बहुत बड़ा फिगर है। और भारत में जो है, पहले तो नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि वहाँ पे स्टेट असेंबलीज़ के इलेक्शन सेपरेटली होते हैं और जो लोकसभा के वफाक के इलेक्शन हैं वो अलग होते हैं। हमारी तरह नहीं, हमारे तो प्रोविंसेस के और फेडरल के इलेक्शन एक साथ ही हो जाते हैं कौमी असेंबली के, लेकिन वहाँ अलग अलग होते हैं उनके कानून के मुताबिक। तो इस दफ़ा जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें तकरीबन 900 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर थे। टर्न आउट कहते हैं कि 65 से 70% के दरमियान है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और अब जो एग्ज़िट पोल्स आए हैं, कल से मामला शुरू है, बेशुमार एग्ज़िट पोल्स, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो इलेक्शन जी जाएगी, दोबारा से जी जाएगी 2014 को। कुछ पोल्स तो बल्कि इंडिया टुडे का एक्सेस पोल जो है वो तो ये कह रहा है कि जो एनडीए है, जो बीजेपी लेड कोalition है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो तकरीबन 350 से 365 सीटें इस दफ़ा ले जाएंगे, जो कि पिछले 2014 से ज़्यादा है। ठीक है। इसी तरह जो कांग्रेस लेड कोalition है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, उनके बकौल 100 से 130 120 नशिस्तें वो ले जाएंगे और बाकी जो दूसरी रीजनल पार्टीज़ हैं, टोटल जो सीट्स हैं वो 543 हैं और 272 सीटें चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए। अब ये तो बैकग्राउंड हो गया, मैंने सोचा कि बता दूं। देखिए, 2014 में जब इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त यूपीए यानी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी 2 टर्म से। 2004 से जीते वो, फिर 2009 में भी वो जीते। जब 2014 में इंतखाबात आए तो एक एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है कि यार बस 10 साल दे लिए इस हुकूमत को, अब किसी और को ट्राई करना चाहिए। तो जो मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनका गुजरात में एक डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक नाम था कि गुजरात को उन्होंने बहुत डेवलप किया। हालांकि उसके बारे में भी लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं, लेकिन एक इम्प्रेशन यही था कि उन्होंने गुजरात स्टेट को बहुत डेवलप किया अपने ज़माने में। तो परहैप्स ही इज़ द राइट पर्सन टू बी इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर। तो 2014 की जो इंतखाबी मुहिम थी, उसमें जो स्लोगन्स थे वो बुनियादी तौर पे 2 थे। एक तो ये था कि अच्छे दिन आ रहे हैं भारत के लिए, अच्छे दिन आ रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त चला उस ज़माने में। और उसके बाद सबका साथ सबका विकास, कि हम सब साथ चल के मुल्क को डेवलप करेंगे। ठीक है। ये स्लोगन था और इस स्लोगन पे बीजेपी ने 2014 में 283 नशिस्तें जीती और फिर जो उनके और कोalition पार्टनर्स थे उनको मिला के तकरीबन 312-320 के करीब उनकी सीटें बनी। तो बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। अब पिछले 5 साल में जो भारत में हुआ है उसमें हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो उनका जो मंशूर था, उसमें जहाँ तक इक़्तिसादी और मुआशी मामलात का ताल्लुक़ है उसमें कोई ख़ास नताइज नहीं निकले। ठीक है। बल्कि उल्टा हो गया। किसानों के हालात बड़े बुरे हुए। फिर जो डीमोनेटाइजेशन की भारत ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ा बोल्ड स्टेप था कि बहुत से करेंसी नोट्स को उन्होंने नॉलिफाइड खत्म कर दिया। उनका ख्याल था कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक जो है मार्केटिंग में इस्तेमाल जो पैसा हो रहा है, जो काला धन है, वो वापस आ जाएगा। लेकिन हमने देखा कि बहुत कम रकम ऐसी थी जो कि वापस नहीं आई। तो उनका जो एक आर्गूमेंट था कि बहुत ब्लैक मार्केटिंग है, ब्लैक इकॉनमी है, वो वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन उसका नुकसान बहुत हुआ। उस ज़माने में मैं न्यू दिल्ली में ही था और गर्मी के दिन थे और लाइनें लगी होती थी बैंकों के बाहर नोट चेंज करवाने के लिए। और उस डीमोनेटाइजेशन की वजह से तकरीबन 100 से ज़्यादा भारतीय शहरी हलाक हुए इस चक्कर में।
तो डीमोनेटाइजेशन बूमरैंग हुआ, काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। उसके बाद जीएसटी जो उन्होंने नाफिज किया टैक्स, वो भी सही, उसका मैकेनिज्म सही इवॉल्व नहीं कर पाए, उससे भी लोगों को बहुत परेशानी हुई। फिर जो ग्रोथ रेट है वो भी रिलेटिवली कम हुआ। जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आना चाह रही थी वो भी नहीं आ सकी। इन्वेस्टमेंट तो थी लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकी। जो वादे वईद किए थे बीजेपी ने या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, वो उस तरह नहीं हुए जिस तरह इकोनॉमिक फ्रंट पे। तो इसलिए हमने देखा कि जब ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई तो इसमें बीजेपी ने और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने माशी हालत की बात नहीं की। ये सारी कैंपेन उन्होंने लड़ी है दहशतगर्दी पे और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे, और उसके साथ नेशनलिज्म पे और पाकिस्तान हिंदुत्व पे लड़ी है, मिलिटेंसी पे लड़ी है और टेररिज्म पे लड़ी है। तो जो बीजेपी का बस अब नारा इस बार यही रहा है कि अब राज करेगा हिंदू। तो ये हिंदू राष्ट्र को जो कॉन्सेप्ट है ना आरएसएस का, उस पे बुनियादी तौर पे उन्होंने लड़ी। और मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ कि बीजेपी को चाहिए 31 से 33% वोट, और वो उन्होंने लेना है। उन्होंने मुस्लिम वोट को इररेलेवेंट कर दिया है। ठीक है। इस वजह से जो एग्जिट पोल हैं वो मुझे लगता है कि मुमकिन है कि बीजेपी इतनी ज़्यादा सीटें ना ले सके, और मुमकिन है कि पिछले दफ़ा से भी कम हो, लेकिन बहरहाल हुकूमत इन्हीं की बननी है, मेजॉरिटी यही लेंगे। देखा जाए तो इसमें 2-3 पहलू और भी हैं। एक तो जो कांग्रेस पार्टी का जो मामला है ना, राहुल गांधी का, ही डजंट कम अक्रॉस एज ए पॉलिटिकल लीडर। उसको इनका मजाक भी उड़ाते थे बीजेपी वाले और उनको पप्पू कहते थे। ये हमारे बिलावल की तरह का हो गया। अब ये तो आप कह रही हैं, मैंने कुछ नहीं कहा इस बारे में। तो ये जो पप्पू का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करना, हाँ सीरियस नहीं लिया। फिर वो जो है एक लोगों का ख्याल ये भी था कि ही इज अ रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते। उनकी बहन प्रियंका वो ज़्यादा पॉलिटिक्स को समझती हैं बकौल लोगों के। मुझे भी इत्तेफाक हुआ इन दोनों से मुलाकात का। मैं ज़ाती तौर पे मुझे भी राहुल गांधी ने उस तरह इम्प्रेस नहीं किया। तो एक तो ये वजह थी। दूसरी जो गलती कांग्रेस से हुई, उन्होंने अलायंसेस बनाने में वो नाकाम रहे हैं। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश की मैं आपको मिसाल देता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक अलायंस बना एसपी समाजवादी पार्टी और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के दरमियान, मायावती और अखिलेश के दरमियान। कांग्रेस को चाहिए था कि इस सारे कॉन्टेस्ट को 3 वे की बजाय 2 वे बनाते। उनको चाहिए था कि रीजनल अलायंसेस करते ताकि बीजेपी को डायरेक्ट कन्फ्रंट करते। इन्होंने बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं, मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, उड़ीसा है, बिहार है, जहाँ पे इनको वो अलायंसेस नहीं बना सके, जिसकी वजह से 3 वे वोटिंग हुई और उसका फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर जाएगा। 3-4 स्टेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की मैं बात दोबारा करता हूँ क्योंकि द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, तकरीबन 200 मिलियन लोग हैं, पाकिस्तान जितनी आबादी है उस स्टेट की। और बंगाल और उसमें सॉरी और साथ बंगाल उस पर आता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में देखिए लास्ट टाइम 2014 में बीजेपी ने 80 में से 73 सीटें जीती थी। ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त कामयाबी थी। इस दफ़ा मुमकिन है कि महा जो गठबंधन है मायावती का और अखिलेश यादव का, उसकी वजह से सीटें थोड़ी सी कम हो जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और कर्नाटका ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे लोगों का ख्याल था कि बीजेपी के लिए अपसेट हो सकता है, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में वो अपनी मेजॉरिटी या अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो रिटेन रखते हैं तो फिर कोई वजह नहीं है कि जो इस वक्त एग्जिट पोल्स बता रहे हैं वो मोर और लेस ठीक ही हों। अब देखना ये है बुनियादी तौर पे, अब वेस्ट बंगाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ममता बनर्जी की जो है ना तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी, वो बड़ी ज़बरदस्त पिछले कई सालों से वो वहाँ पे हुकूमत कर रही हैं। और पिछली दफ़ा भी तकरीबन मेरा ख्याल में उसकी जो वेस्ट बंगाल की 42 सीटें हैं टोटल, उसमें से लास्ट टाइम तृणमूल कांग्रेस ने तकरीबन मेरे ख्याल में 34 से 35 सीटें जीती थी। इस दफ़ा लोग कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में बड़ा अपसेट होने वाला है और बीजेपी शायद ज़्यादा सीटें ले जाए इस दफ़ा। अगर वेस्ट बंगाल में जीत जाते हैं, इसी तरह बिहार और उड़ीसा में और महाराष्ट्र में, तो फिर तो कोई वजह नहीं है कि जो एग्जिट पोल हैं वो मोर और लेस ठीक हों। लेकिन ये बात अपनी जगह भी एक हकीकत है
कि 1998 से लेकर आज 2009 के इलेक्शंस तक एग्जिट पोल्स बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप हुए हैं। 2014 में अलबत्ता एग्जिट पोल्स ने प्रिडिक्ट किया था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन वो जीत गई। लेकिन कांग्रेस के हवाले से एग्जिट पोल ने ये कहा था कि उनकी 120 या 130 सीटें होंगी। जब फाइनल रिजल्ट निकले तो उनकी सीटें 44 निकली। तो किसी न किसी हद तक 2014 में कांग्रेस को लेकर कम से कम एग्जिट पोल ठीक नहीं था, लेकिन बीजेपी की हद तक ये जरूर ठीक निकला कि वो उन्होंने हुकूमत बनाई। अब देखना ये है कि इस दफा एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं, लेकिन बाहर लगता यही है इस दफा का जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है वो ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा होंगे। अब देखना ये है कि आया वो जो पुरानी 2014 की पोजीशन है उसको रिटेन करते हैं, उसमें और ज़्यादा बेहतरी आती है या उसमें कमी वाक़या होती है। लेकिन ये बात अब बिल्कुल लगता है कि वो जी जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी याद रहे कि अपोजिशन ने ये भी वाबेला वहाँ मचा रखा है। आज वहाँ 21 पार्टियों का इजलास हुआ है न्यू दिल्ली में, जिनमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से वहाँ मुलाकात की और कहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं वो टैंपर्ड किया गया उनको, और वो जो पेपर ट्रेल जो वोटिंग मशीन के साथ होता है वो स्पेसिमेन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो उनका कहना है कि उसकी भी काउंटिंग साथ पहले की जाए, इससे पहले कि आप कल रिजल्ट अनाउंस करें तो पेपर ट्रेल जो साथ होता है ईवीएम के, पहले उसको सैंपल के तौर पे आप काउंट करें। उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उसमें कोई टेम्पर तो नहीं किया गया उसको, लेकिन इलेक्शन का शोर पहले समझ गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पे तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि जो ईवीएम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, वो एक सेपरेट स्टैंड अलोन यूनिट होता है, तो वो टेम्पर उसको कोई हैक नहीं कर सकता। तो इसलिए जो अपोजिशन की डिमांड है वो अनफाउंडेड है, उससे कोई नाजायज़ मुतालबा है बकौल इलेक्शन कमीशन के। लेकिन भारत में हमेशा ये रहा है कि शुरू में अपोजिशन पार्टीज वावेला शोर मचाती हैं, लेकिन फाइनली दे कम टू द पॉइंट कि जी ठीक है बस हो गया अब जान। हमारी तरह नहीं है कि वो धरने शुरू हो जाएं। और आज भी देखिए ना, मरियम नवाज शरीफ कह रही हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं मानती इमरान खान को। तो ये सिलसिला हमारे यहाँ रहता है बदकिस्मती के साथ। लेकिन भारत में चूंकि एक डेमोक्रेसी बड़े अरसे से है, सिस्टम भी है, इस्टेब्लिश्ड है, तो इस वजह से लोग शोर तो मचाते हैं, लेकिन देन फाइनली दे जैसे आपने कहा कि हमारे मुल्क में ये मसाइल चलते रहते हैं, तो जो भारत के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसका बराह रास्त असर जो होता है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है। इन इलेक्शन का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पे क्या असर पड़ेगा, इससे बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। तो इरम, अब हमने देख लिया जो पस मंज़र था वो अब वाज़े हो गया इलेक्शन का। अब क्या नेक्स्ट क्या करना चाहिए मैं डिस्कस, मेरे ख्याल में इसका पाकिस्तान पे क्या असर, या पहले कश्मीर पे देख लेना या दोनों एक साथ ही करते हैं क्योंकि इंटरलिंक्ड हैं आप इसमें। तो बुनियादी तौर पे अब जो है अगर बीजेपी जी जाती है और वाज़े अक्सरियत से जी जाती है, पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तो फिर एक बात तो बड़ी वाज़े है कि वहाँ जो हिंदुस्तानी मुसलमान है ना उसके लिए ज़िंदगी और आज़ाब हो जाएगी। जो हमने पहले भी देखा कि गाय का गोश्त रखने में, खाने में, गाय की चमड़ों का कारोबार करने में जो मुसलमानों के वहाँ हालात रहे हैं गौ रक्षक के कॉन्टेक्स्ट में, उससे मुसलमान और एक्सट्रीमिज़म जो है वहाँ पे बढ़ेगा भारत में, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो मुसलमानों के जब हालात ख़राब होते हैं तो हमें यकीनन एक हमारा जज्बाती ताल्लुक़ तो है, हमें दुख तो होता है, लेकिन भारत कुछ कर नहीं सकते इसके। जब नारा ही ये लगाया जाए कि राज करेगा हिंदू तो फिर ये मामला तो होंगे। जहाँ तक देखिए कश्मीर का ताल्लुक है, अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखें तो उसमें बड़े वाज़े तौर पे कहा गया है कि हम जो आर्टिकल 370 है जो कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है, वो उन्होंने कहा है कि इसको अब हमें निकालना है आइन से। ठीक है। और साथ जो 35A है जिसके तहत जो नॉन कश्मीरी है वो जम्मू और कश्मीर में सेटल नहीं हो सकता, वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, तो उसको भी वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल्स बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि वो ख़त्म कर दिए जाए। तो ये यूनाइटेड नेशंस के मंशूर के खिलाफ है बात? चार्टर के देखें उस तरह तो खिलाफ इस तरह है कि जम्मू और कश्मीर एक तनाज़ा है
और उसमें क़ौम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं। तो वो इंतज़ार हो रहा है कि प्लेबिसिट हो, जो 48 की रेजोल्यूशंस हैं या 49 की रेजोल्यूशंस, उनकी इम्प्लीमेंटेशन अभी होनी बाकी है। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन सो कॉल्ड हरी सिंह ने जो साइन भी किया था, उसमें भी ये कुछ शराइत रखी गई थी कि सिर्फ 3 जो मामलात हैं उस पर भारत, एक फॉरेन अफेयर्स है, एक डिफेंस और एक करेंसी, एक कम्युनिकेशन का मामला है। तो उसके अलावा सारे मामलात आज़ाद जो जम्मू और कश्मीर है वो खुद अपने देखेगी। पारली एक तनाज़ा बड़े अरसे से चल रहा है, ये एक अलग बहस है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आया जम्मू और कश्मीर की हद तक देखिए कहना आसान है कि आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया जाएगा, 335A को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके लिए पूरा एक लीगल कानूनी प्रोसीजर भी चाहिए। पहले तो जो है जम्मू और कश्मीर की जो स्टेट असम्बली है उससे एक रेजोल्यूशन चाहिए। तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये प्रोसीजर होगा अगर ये वाकई ऐसा हुआ। लेकिन भारत बीजेपी कोशिश ज़रूर करेगी, क्योंकि उनका हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि जम्मू और कश्मीर में उनकी हुकूमत कायम हो। और पिछले साल जब 2 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे तो उस ज़माने में उनका एक था मिशन 44, क्योंकि 44 सीटें चाहिए स्टेट असम्बली में जम्मू और कश्मीर की वहाँ हुकूमत बनाने में। तो इनकी 25 सीटें आई थी, जो कि बहुत बड़ा ज़बरदस्त बीजेपी के लिए कामयाबी थी, क्योंकि इससे पहले तो बीजेपी का नामो निशान ही नहीं था मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। पर अभी वहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे, जब होंगे तो फिर देखा जाएगा 2019-20 में शायद हैं। तो अब जो कश्मीरियों के हालात बुरे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है कि और मजालिम वहाँ बढ़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ओपिनियन गो के पिछले साल 2018 में जो ऑफिस है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिश्नर का, उनकी रिपोर्ट है जो कि बड़ी क्रिटिकल है इंडिया की। फिर कल पिछले इस मंडे को भी एक और रिपोर्ट आई है सिविल सोसाइटी की जम्मू और कश्मीर में, और जो पेरेंट्स हैं मिसिंग डिसअपीयर्ड लोगों के, उन्होंने भी तकरीबन 420-25 केसेस को उन्होंने उठाए हैं इस पे कितने मजालिम हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि इंटरनेशनल उस तरह से दुनिया जम्मू और कश्मीर को नहीं देख रही, टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जो भारत का नैरेटिव है उसको ज़्यादा कबूल करती है, इस वजह से जो भारत के मजालिम है वो रहेंगे। उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी कि हुर्रियत को का इस्तेमाल भी मोदी पैलेट गन्स का हुर्रियत को मजीद कमज़ोर करें। गिलानी साहब की सेहत ठीक नहीं रहती, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, लेकिन बहरहाल जो है मसाइल और बढ़ेंगे आगे आने वाले दिनों में। हम देखेंगे कि और मजालिम बढ़ेंगे, क्योंकि और फिर डेमोग्राफिक चेंजेस का ही बड़ा मामला है। जो 35A की बुनियादी मामलात हैं उसमें यही वजह है कि वो जो है पॉपुलेशन का जो इस वक्त मामला उसको तब्दील करना चाहते हैं। आप देखें जब आज़ादी के वक्त जम्मू और कश्मीर की जो मुसलमानों की तादाद थी वो तकरीबन 80% के करीब थी, अब वो कम होकर 68-67% होकर रह गई है। तो इस तरह मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता वो कम कर रहे हैं। तो भारत जल्दी में नहीं है, वो जो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, वो तमाम वहाँ पे लागू हैं, और जिस कदर मजालिम हो सकते हैं जम्मू और कश्मीर के लोगों पे हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी जो है चीज़ें बीजेपी इसमें तेजी लाएगी। अब ये किस हद तक कामयाब होती है वी विल सी। और पाकिस्तान का इस पे क्या स्टांस? पाकिस्तान का देखिए, अब हम जम्मू और कश्मीर से लाताल्लुक़ तो नहीं रह सकते, एक है। अब हमारा क्या होना चाहिए? देखिए पिछले 5 साल जो थे उसमें बुनियादी तौर पे भारत ने बड़ी कोशिश की। पहले उड़ी का वाक़या हुआ, उससे पहले मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत के बाद एक वहाँ पे जद्दोजहद में इजाफा हुआ। हमने बहुत कोशिश की कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स शुरू हो जाएं, लेकिन पठानकोट हो गया, फिर उड़ी हो गया, रिसेंटली बालाकोट का वाक़या या उस पुलवामा में जो हुआ। तो ये तमाम वाक़यात को लेकर भारत ने प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, और वो बार बार 6 जून 2004 की जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसका जिक्र करते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया में कहीं भी। तो बार बार यही कहते हैं हिंदुस्तान के लोग कि जी पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और इस किस्म की जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अभी तक एक्टिव हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है इरम के भारत अभी तक कोई हमने सबूत हमारे साथ शेयर नहीं कर सका, और हम भी उसको प्रूव नहीं कर सके कि मतलब ये गलत है। ये हमने तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस की भी कई बार ऑफर दी है, लेकिन भारत का चूंकि नैरेटिव यही है कि वो पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर पे डिफेंसिव पे रखना चाहता है, तो हमारी किसी बात से
से एग्री नहीं करेगा। ये तो इट्स अ फोरगॉन कंक्लूजन। हमारी तरफ से जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हल्फ उठाया था तो उसके बाद मोदी साहब से बात करने की कोशिश की थी इस मामले पे, तो उसके बाद से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो आप क्या लगता है आपको कि अब आएगा? देखिए, मैं जहां तक मेरी अपनी असेसमेंट है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक एंगेजमेंट का प्रोसेस तो शुरू होगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान और भारत अगले 5 साल डायलॉग किस नोयत का होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है, ये चीजें भी डिस्कस होनी है। क्योंकि हमने 2015 में एक बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का एक फ्रेमवर्क बनाया था। अब देखना ये है कि भारत उससे एग्री करता है कि नहीं करता। मेरे अपने ख्याल में 2 स्ट्रीम्स होनी चाहिए। एक तो जम्मू और कश्मीर पे फोकस होना चाहिए, फॉरेन सेक्रेटरी दोनों ममालिक के जम्मू और कश्मीर से सिर्फ बात करें और उसको मसले को हल करने की कोशिश करें। दूसरी स्ट्रीम टेररिज्म की है, दूसरे इश्यूज हैं। हमारे यहाँ इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोई नहीं है, बदकिस्मती के साथ। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है पाकिस्तान में, मुमकिन है कि इस मसले पर भी बातचीत हुई हो। हमें चाहिए कि एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हम अपॉइंट करें ताकि वो दुनिया में जो है भारत के साथ भी हमारे मुज़ाकरात फैसिलिटेट हो जाएं। खास तौर पर जो दहशतगर्दी के इशूज़ हैं उसमें हमारे भी कंसर्न्स हैं। अभी आप देखें ना, गिलगित बल्तिस्तान में अब्दुल हमीद खान और रॉ का जो हमने जो पूरी कॉन्स्पिरेसी बस्ट की है, ये बहुत बड़ा कारनामा है हमारी एजेंसीज का। अब्दुल हमीद खान जो वहाँ पे एक नेशनल बलवरिस्तान फ्रंट चला रहे थे, वो भारत का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो है एक गैर इस्तेहकाम, एक इंस्टेबिलिटी आए, गवादर का प्रोजेक्ट आगे ना जाए, सी पैक को अंडरमाइन करे। ये उसके एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमें भारत कदम एहतियात के साथ रखना है, हमें भारत के साथ मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा भी शो नहीं करना कि बिल्कुल हम पीछे जा रहे हैं भारत के सामने और जो भी वो कहे हम तैयार हैं मानने के लिए। इज्जत और वक़ार के साथ हमें भारत के साथ अप्रोच करना है। ठीक है, ब्रेक ले लें। अगले सेगमेंट में कॉल्स भी लेनी है। अच्छा, तो नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं और अगले सेगमेंट में आपकी कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। तो इरम, अब हमने देख लिया जो पस मंज़र था वो अब वाज़े हो गया इलेक्शन का। जी। अब क्या नेक्स्ट क्या करना चाहिए मैं डिस्कस, मेरे ख्याल में इसका पाकिस्तान पे क्या असर, या पहले कश्मीर पे देख लेना या दोनों एक साथ ही करते हैं क्योंकि इंटरलिंक्ड हैं आप इसमें। जी। तो बुनियादी तौर पे अब जो है, अगर बीजेपी जी जाती है और वाज़े अक्सरियत से जी जाती है, पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तो फिर एक बात तो बड़ी वाज़े है कि वहाँ जो हिंदुस्तानी मुसलमान है ना, उसके लिए ज़िंदगी और आज़ाब हो जाएगी। जो हमने पहले भी देखा कि गाय का गोश्त रखने में, खाने में, गाय की चमड़ों का कारोबार करने में जो मुसलमानों के वहाँ हालात रहे हैं गाँव रक्षक के कॉन्टेक्स्ट में, उससे मुसलमान और एक्सट्रीमिज़म जो है वहाँ पे बढ़ेगा भारत में, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो मुसलमानों के जब हालात ख़राब होते हैं तो हमें यकीनन एक हमारा जज्बाती ताल्लुक़ तो है, हमें दुख तो होता है, लेकिन भारत कुछ कर नहीं सकते इसके। जब नारा ही ये लगाया जाए कि राज करेगा हिंदू तो फिर ये मामला तो होंगे। जहाँ तक देखिए कश्मीर का ताल्लुक़ है, अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखें तो उसमें बड़े वाज़े तौर पे कहा गया है कि हम जो आर्टिकल 370 है जो कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है, वो उन्होंने कहा है कि इसको अब हमें निकालना है आइन से। ठीक है। और साथ जो 35A है जिसके तहत जो नॉन कश्मीरी है वो जम्मू और कश्मीर में सेटल नहीं हो सकता, वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, तो उसको भी वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल्स बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि वो ख़त्म कर दिए जाए। तो ये यूनाइटेड नेशंस के मंशूर के खिलाफ है बात? चार्टर के देखें उस तरह तो खिलाफ इस तरह है कि जम्मू और कश्मीर एक तनाज़ा है और उसमें क़ौम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं, तो वो इंतज़ार हो रहा है कि प्लेबिसिट हो, जो 48 की रेजोल्यूशंस हैं या 49 की रेजोल्यूशंस, उनकी इम्प्लीमेंटेशन अभी होनी बाकी है। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन सो कॉल्ड हरी सिंह ने जो साइन भी किया था, उसमें भी ये कुछ शराइत रखी गई थी कि सिर्फ 3 जो मामलात हैं उस पर भारत, एक फॉरेन अफेयर्स है, एक डिफेंस और एक करेंसी, एक कम्युनिकेशन का मामला है। तो उसके अलावा सारे मामलात आज़ाद जो जम्मू और कश्मीर है वो खुद अपने देखेगी। पारली एक तनाज़ा बड़े अरसे से चल रहा है, ये एक अलग बहस है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आया
जम्मू और कश्मीर की हद तक देखिए कहना आसान है कि आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया जाएगा, 335A को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके लिए पूरा एक लीगल कानूनी प्रोसीजर भी चाहिए। पहले तो जो है जम्मू और कश्मीर की जो स्टेट असेंबली है उससे एक रेजोल्यूशन चाहिए, तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये प्रोसीजर होगा अगर ये वाकई ऐसा हुआ। लेकिन भारत बीजेपी कोशिश ज़रूर करेगी, क्योंकि उनका हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि जम्मू और कश्मीर में उनकी हुकूमत कायम हो। और पिछले साल जब 2 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे तो उस ज़माने में उनका एक था मिशन 44, क्योंकि 44 सीटें चाहिए स्टेट असेंबली में जम्मू और कश्मीर की वहाँ हुकूमत बनाने में। तो इनकी 25 सीटें आई थी, जो कि बहुत बड़ा ज़बरदस्त बीजेपी के लिए कामयाबी थी, क्योंकि इससे पहले तो बीजेपी का नामो निशान ही नहीं था मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। पर अभी वहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे, जब होंगे तो फिर देखा जाएगा 2019-20 में शायद हैं। तो अब जो कश्मीरियों के हालात बुरे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है कि और मजालिम वहाँ बढ़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ओपिनियन गो के पिछले साल 2018 में जो ऑफिस है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिश्नर का, उनकी रिपोर्ट है जो कि बड़ी क्रिटिकल है इंडिया की। फिर कल पिछले इस मंडे को भी एक और रिपोर्ट आई है सिविल सोसाइटी की जम्मू और कश्मीर में, और जो पेरेंट्स हैं मिसिंग डिसअपीयर्ड लोगों के, उन्होंने भी तकरीबन 420-25 केसेस को उन्होंने उठाए हैं इस पे कितने मजालिम हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि इंटरनेशनल उस तरह से दुनिया जम्मू और कश्मीर को नहीं देख रही, टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जो भारत का नैरेटिव है उसको ज़्यादा कबूल करती है, इस वजह से जो भारत के मजालिम है वो रहेंगे। उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी कि हुर्रियत को का इस्तेमाल भी मोदी पैलेट गन्स का हुर्रियत को मजीद कमज़ोर करें। गिलानी साहब की सेहत ठीक नहीं रहती, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, लेकिन बहरहाल जो है मसाइल और बढ़ेंगे आगे आने वाले दिनों में। हम देखेंगे कि और मजालिम बढ़ेंगे, क्योंकि और फिर डेमोग्राफिक चेंजेस का ही बड़ा मामला है। जो 35A की बुनियादी मामलात हैं उसमें यही वजह है कि वो जो है पॉपुलेशन का जो इस वक्त मामला उसको तब्दील करना चाहते हैं। आप देखें जब आज़ादी के वक्त जम्मू और कश्मीर की जो मुसलमानों की तादाद थी वो तकरीबन 80% के करीब थी, अब वो कम होके 68-67% होके रह गई है। तो इस तरह मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता वो कम कर रहे हैं। तो भारत जल्दी में नहीं है, वो जो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, वो तमाम वहाँ पे लागू हैं, और जिस कदर मजालिम हो सकते हैं जम्मू और कश्मीर के लोगों पे हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी जो है चीज़ें बीजेपी इसमें तेजी लाएगी। अब ये किस हद तक कामयाब होती है वी विल सी। और पाकिस्तान का इस पे क्या स्टांस? पाकिस्तान का देखिए, अब हम जम्मू और कश्मीर से लाताल्लुक़ तो नहीं रह सकते, एक है। अब हमारा क्या होना चाहिए? देखिए पिछले 5 साल जो थे उसमें बुनियादी तौर पे भारत ने बड़ी कोशिश की। पहले उड़ी का वाक़या हुआ, उससे पहले मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत के बाद एक वहाँ पे जद्दोजहद में इजाफा हुआ। हमने बहुत कोशिश की कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स शुरू हो जाएं, लेकिन पठानकोट हो गया, फिर उड़ी हो गया, रिसेंटली बालाकोट का वाक़या या उस पुलवामा में जो हुआ। तो ये तमाम वाक़यात को लेकर भारत ने प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, और वो बार बार 6 जून 2004 की जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसका जिक्र करते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया में कहीं भी। तो बार बार यही कहते हैं हिंदुस्तान के लोग कि जी पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और इस किस्म की जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अभी तक एक्टिव हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है इरम के भारत अभी तक कोई हमने सबूत हमारे साथ शेयर नहीं कर सका, और हम भी उसको प्रूव नहीं कर सके कि मतलब ये गलत है। ये हमने तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस की भी कई बार ऑफर दी है, लेकिन भारत का चूंकि नैरेटिव यही है कि वो पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर पे डिफेंसिव पे रखना चाहता है, तो हमारी किसी बात से एग्री नहीं करेगा। ये तो इट्स अ फोरगॉन कंक्लूजन। हमारी तरफ से जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हल्फ उठाया था तो उसके बाद मोदी साहब से बात करने की कोशिश की थी इस मामले पे, तो उसके बाद से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो आप क्या लगता है आपको कि अब आएगा? देखिए, मैं जहाँ तक मेरी अपनी असेसमेंट है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक एंगेजमेंट का प्रोसेस तो शुरू होगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भारत तो 5 साल बैठेंगे। डायलॉग किस नौयत का होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है, ये चीज़ें भी डिस्कस होनी है, क्योंकि हमने 2015 में एक बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का एक फ्रेमवर्क बनाया था। अब देखना ये है कि भारत उससे एग्री करता है कि नहीं करता। मेरे अपने ख्याल में 2 स्ट्रीम्स होनी चाहिए। एक तो जम्मू और कश्मीर पे फोकस होना चाहिए, फॉरेन सेक्रेटरी दोनों ममालिक के
जम्मू और कश्मीर से सिर्फ बात करें और उसको मसले को हल करने की कोशिश करें। दूसरी स्ट्रीम टेररिज्म की है, दूसरे इश्यूज हैं। हमारे यहाँ इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कोई नहीं है बदकिस्मती के साथ। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है पाकिस्तान में, मुमकिन है कि इस मसले पर भी बातचीत हुई हो। हमें चाहिए कि एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हम अपॉइंट करें ताकि वो दुनिया में जो है भारत के साथ भी हमारे मुज़ाकरात फैसिलिटेट हो जाएं, ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी के इशूज़ हैं उसमें हमारे भी कंसर्न्स हैं। अभी आप देखें ना गिलगित बल्तिस्तान में अब्दुल हमीद खान और रॉ का जो हमने जो पूरी कॉन्स्पिरेसी बस्ट की है, ये बहुत बड़ा कारनामा है हमारी एजेंसीज़ का। अब्दुल हमीद खान जो वहाँ पे एक नेशनल बलवरिस्तान फ्रंट चला रहे थे, वो भारत का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो है एक गैर इस्तेहकाम, एक इंस्टेबिलिटी आए, गवादर का प्रोजेक्ट आगे ना जाए, सी पैक को अंडरमाइन करे, ये उसके एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमें भारत कदम एहतियात के साथ रखना है, हमें भारत के साथ मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा भी शो नहीं करना कि बिल्कुल हम पीछे जा रहे हैं भारत के सामने और जो भी वो कहे हम तैयार हैं मानने के लिए। इज्जत और वक़ार के साथ हमें भारत के साथ अप्रोच करना है। ठीक है, ब्रेक ले लें। अगले सेगमेंट में कॉल्स भी लेनी है। अच्छा, तो नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं और अगले सेगमेंट में आपकी कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ रहिए।